सही है। ठीक है, बस ठीक है, लाइव है। जैसे ही अभी कुछ लाइक 5 to 10 लोग देखना शुरू करते हैं, उसको फॉर्मली स्टार्ट करेंगे। तो लाइव ही बाय तो द वे अभी जा रहा है। इसमें नजर आ रहा है, हाँ हाँ, जब कोई ऑनलाइन आएगा तो नजर आ जाएगा। इसमें आ रहे हैं मेरी तरफ, आपको भी शो हो रहे होंगे कितने लोग, 4 लोग मेरी तरफ हैं। अब आई डोंट नो कौन कौन है यार। अयाज अगर ऑनलाइन हो, देख रहे हो तो प्लीज कमेंट करो, और जो जो हमारा सब देख रहे हैं कमेंट्स करें प्लीज, ताकि हम इसको स्टार्ट करें। ठीक है, 7 लोग आ गए। 7 लोग आ गए, ठीक है। मैं थोड़ा सा आपका इंट्रो दूंगा, उसके बाद फिर आपकी तरफ कर दूंगा, फिर आप अपना इंट्रो वगैरह देके फिर मीनवाइल लोग और ज्वाइन कर लेंगे, फिर हम क्वेश्चंस ले लेंगे। ठीक है, ओके। एक्चुअली होता है कि जब यहाँ पे लाइव आ रहा है ना, तो वहां पे जो पेज है वहां पे कोई 10-20 सेकंड लेट चलता है, तो फिर हमें बाद में लेट पता लग रहा होता है कि वहां पे अगर कोई क्वेश्चन कर रहा है तो यहाँ पे थोड़ी देर से आते हैं। ठीक है, चलिए जी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मुदस्सिर हियर, और एज यू प्रॉमिस्ड मैडम जुबाला, डॉक्टर जुबाला इज विद अस। मैं थोड़ा सा बता दूं उनके इंट्रोडक्शन से पहले कि मैडम जुबाला जो है हमारी टीचर थी फूड साइंस डिपार्टमेंट में, और इत्तेफाक से हमने न्यूट्रिशन से ही पढ़ा था, और मुझे न्यूट्रिशन इतना पसंद है, उसके बाद में एबर्ट न्यूट्रिशन में चला गया। देन जब मैं एबर्ट न्यूट्रिशन में था तो मैडम से फिर मुलाकात होती थी। मैडम उस वक्त आई गेस आप अफजाल में थी ना, अफजाल मेमोरियल जो था, वहां के न्यूट्रिशन क्लिनिक देखती थी। मैम आवाज आ रही है आपको? हाँ, मुझे आ रही है, थोड़ी सी ब्रेक हुई है बीच में, अब सही है। ठीक है, सही है। बस मैं बता रहा था कि आपसे अफजाल मेमोरियल में बात होती है। मैं जब इंट्रो दूंगा तो मैं बता दूंगा कि मैडम के इंट्रो इस लाइक काफी ज्यादा है, तो मैं इसको पढ़ लूंगा कि मैडम जुबाला जो है वो बेसिकली असिस्टेंट प्रोफेसर इन डिपार्टमेंट ऑफ फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी। शी इज अ पीएचडी, और शी इज सर्टिफाइड न्यूट्रिशनल स्पेशलिस्ट, जो कि इन्होंने यूएसए से सर्टिफिकेशन जो है ना लिया है। ठीक है, देन उसके अलावा डिफरेंट यूनिवर्सिटीज और इंस्टीट्यूशंस में मैडम ने काम किया है और कर रही हैं, और अफजाल मेमोरियल थैलेसीमिया फाउंडेशन, उनके साथ मैडम ने काम किया हुआ है। और इसके साथ साथ ठीक है, तो राइट, मैं एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट, बहुत से न्यूट्रिशनिस्ट और मैं नेम नहीं लूंगा, और डाइट की जो एक्सपर्ट्स हैं, मे भी बहुत से लोग टीवी वगैरह में भी आ रहे थे, उनको मैडम ने ट्रेन किया है। मैडम खुद भी बहुत से टीवी में प्रोग्राम वगैरह कर चुके हैं रिगार्डिंग न्यूट्रिशन, लाइफस्टाइल। स्कूल्स में वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस में लेक्चर वगैरह चल रहे होते हैं। मैं भी खुद पर्सनली, हम भी लर्निंग के लिए, नॉलेज के लिए फर्दर जाना होता है, मैडम ऑलवेज हमें वेलकम करती हैं। तो मैडम थैंक यू वेरी मच, आपने टाइम दिया, और इट्स एन ऑनर कि आप हमारे साथ हैं लाइव, और डेफिनेटली बहुत से लोगों को सीखने का मौका मिलेगा। अगेन मैं हर प्रोग्राम में कहता हूँ कि जितने लोग क्वेश्चन करेंगे ना, उतना प्रोग्राम लाइवली होगा। तो मैडम इज हियर न्यूट्रिशन के हवाले से, स्पेशली बच्चों के न्यूट्रिशन के हवाले से मेरा पर्सनल ये था कि जरूर क्वेश्चंस करें। बच्चे आजकल घर में हैं, तो मेरे ख्याल में बड़ी अच्छी हैबिट बन सकती है हेल्दी ईटिंग की, तो और एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ओवर टू यू मैडम, आप अपना कोई इंट्रो दें अपनी तरफ से, और लोगों के हाय हेलो करें जरा, के बताएं कि न्यूट्रिशन क्या है। बहुत बहुत शुक्रिया मुदस्सिर।
और माशाल्लाह ये देख के बहुत खुशी हो रही है कि आज हमारा स्टूडेंट जो है वो इसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कर रहा है न्यूट्रिशन को, और कामयाबी के साथ माशाल्लाह कर रहा है। वेल डन मुदस्सिर। थैंक यू मैम। न्यूट्रिशन के हवाले से बहुत सारी चीज़ें हैं। बेसिकली न्यूट्रिशन पे काम भी हो रहा है हमारे यहाँ, और जो रियलिटी है उससे ज़्यादा मिथ जो है ना वो बहुत है। और मैं जहाँ तक देखती हूँ लोगों को न्यूट्रिशन के हवाले से बात करते हुए, चीज़ें करते हुए, तो कुछ बुनियादी चीज़ें हैं जो मिसिंग होती हैं, जो मुझे ऐसा लगता है कि शायद अगर वो कन्वे हो जाएँ, या शायद एज़ अ फूड टेक्नोलॉजिस्ट मैं इसको बेहतर समझ पाती हूँ। क्योंकि मेरी फूड साइंस की भी डिग्री है और न्यूट्रिशन की भी सर्टिफिकेशन है, तो एक ड्यूल कॉम्बिनेशन है ये। तो उससे बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनकी जैसे प्रोसेस्ड फूड के हवाले से हो जाता है, तो हमें चूंकि उसकी प्रोसेसिंग भी पता होती है और Yes. उसका ह्यूमन बॉडी के अंदर क्या रोल है उसको भी हम समझ रहे होते हैं, तो बेहतर तरीके से हम उसको एक्सप्लेन कर पाते हैं उन चीज़ों को। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो इस तरीके से डील होती हैं। बिल्कुल। तो मैम यही मेरा पॉइंट है। जब हमने भी स्टार्ट किया था तो डेफिनेटली अपने सीनियर्स वगैरह से आपसे हम लोग डिस्कस करते थे कि कैन वी बी न्यूट्रिशनिस्ट या न्यूट्रिशन हम गाइड कर सकते हैं, तो बड़ा अच्छा उसका आंसर होता है। बल्कि बहुत से डॉक्टर्स भी इसमें सपोर्ट करते थे कि देखें अगर आपने फूड साइंस पढ़ा है ना तो आपको पता है कि फूड के अंदर क्या है, उसकी प्रोसेसिंग कैसे हो रही है। लाइक इट्स अ वास्ट फील्ड। देन न्यूट्रिशन इसमें अगर मर्ज कर दे तो बहुत सी चीजें पता होती हैं। डेफिनेटली आपका एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है, आपके सारे रिसर्च पेपर्स हैं और उसके हवाले से काफी सारी चीजें जो है ना ज्यादा लोगों को या जो पेशेंट्स को क्लाइंट्स कह लें उनको पता लग सकती हैं। अच्छा, कुछ क्वेश्चन हमारे पास आने स्टार्ट हो गए हैं। अच्छा मैम, मजहर सलाम कह रहा है। मजहर देखता है मजहर क्या हाल है? मजहर वैसे चलो मजहर से क्या बात हो गई? मजहर आपकी जैसे कि मजहर आ गया, वैसे कि मजहर कभी आता नहीं था, लेकिन ये कि मजहर सपोर्ट करता रहता है, ये है हमेशा से। अच्छा, एक क्वेश्चन आया है कि बच्चों के कद बढ़ाने के लिए कमल आई गेस गजाई लिखना चाह रहे होंगे, मतलब कम वाले का लिखा है उन्होंने, कद कम है तो कैसा पॉसिबल है? क्वेश्चन हमेशा आता है कि बच्चों का मतलब उनकी जेनेटिक्स में है तो कि बच्चों का कद ज्यादा हो सकता है, नहीं हो सकता है, क्या है? ये कोई डाइट ऐसी होती है? देखिए, एक तो खत का जो बुनियादी ताल्लुक है हाइट का वो जेनेटिकली होता है, पहली बात तो ये, ठीक है। अगर आपकी जीन में है कि आपकी हाइट जो है वो बढ़ेगी तो उसके बाद सेकेंडरी ऑप्शन आपके पास डाइट का है, लेकिन फर्स्ट जो है वो जेनेटिकली है। अगर आपकी जीन में है कि आपकी हाइट ज्यादा नहीं होगी तो चाहे आप कितने ही कैल्शियम ले लें, आप कितनी ही खजूरें खा लें, आपकी हाइट नहीं बढ़ेगी। लेकिन अगर आपकी जीन में है तो फिर एट दैट टाइम आपको आप कैल्शियम की अपनी क्वांटिटी जो है वो पूरी रखें। बच्चों को देखें, बच्चों को कैल्शियम इंटेक जो है ना वो सिर्फ उनको फोकस नहीं करना चाहिए कि आप दूध लें। आप कोई भी ऐसी चीज जिसके अंदर कैल्शियम होता है, यानी दूध से बनी हुई कोई भी चीज, आप आइसक्रीम भी खा सकते हैं, आप दही भी खा सकते हैं, आप कस्टर्ड भी खा सकते हैं। ऐसी तमाम चीजें जिसके अंदर आप दूध को शामिल कर लें, या फिर आप दही को शामिल कर लें, या आप चीज को शामिल कर लें, ऐसी तमाम चीजों के अंदर कैल्शियम की क्वांटिटी बढ़ जाती है। तो हड्डियों के बढ़ने के लिए कैल्शियम इंटेक बहुत जरूरी है, सबसे पहली चीज तो ये। बिल्कुल। दूसरी चीज ये है कि इसके साथ साथ मजीद विटामिन डी की भी जरूरत है, क्योंकि कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन जो है ना विटामिन डी के बगैर नहीं होती है। तो हम कैल्शियम पे तो फोकस करते हैं लेकिन हम विटामिन डी पे फोकस नहीं करते। और ये सिर्फ विटामिन डी की बात नहीं है, बात ये है कि तमाम मल्टीविटामिन्स एक दूसरे को कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहे होते हैं। अगर प्रॉपर फूड इंटेक होगा बच्चों का अपनी एज के हिसाब से तो फिर उनके अंदर कैल्शियम की भी कमी नहीं होगी। इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि आप सिर्फ कैल्शियम पे ही फोकस करें, आप विटामिन डी पर भी फोकस करें और आप प्रॉपर फूड इंटेक पे भी उनकी नजर रखें कि क्या वो खा रहे हैं, किस रफ्तार से खा रहे हैं, क्या चीजें खा रहे हैं, कहीं जंक फूड्स तो नहीं खा रहे ज्यादा। तो अगर बैलेंस्ड रहेंगी ना चीजें तो फिर ऑटोमेटिकली आपके विटामिन और मिनरल्स भी जो है वो क्वांटिटी उनकी सही रहेगी।
परफेक्ट है। ये एक थोड़ा सा मिसकंसेप्शन है, किसी को बताओ ना, जैसे मैं हूँ, मुझे लैक्टोज इंटॉलरेंस है, मैं नॉर्मली दूध नहीं पी रहा होता हूँ, मैं बाद में बहुत चीजें पता लगी। तो मुझे लाइक देयर आर सर्टेन ऑल्टरनेटिव्स कि अगर आप दूध नहीं पी पा रहे तो कैल्शियम की सोर्सेज कौन कौन से हो सकते हैं, मैं आपसे ही पूछना चाहूंगा। आपका सवाल समझ नहीं आया। मैम आप रिपीट कर दिया, आपकी आवाज में खाली कट हुई है। हाँ, एक मुझे आपका क्वेश्चन समझ में नहीं आया। अच्छा, मेरा क्वेश्चन ये था कि जो कैल्शियम है, हम लोग नॉर्मली सब समझ रहे होते हैं कि लेमैन ये समझते हैं कि कैल्शियम सिर्फ दूध या दही से ही मिलता है, बल्कि शायद दही में भी उनको नहीं पता होता है। तो जैसे मैं दूध नहीं ले पाता, कि ऐसे सर्टेन फूड्स मैडम बता दें, जो अगर कोई दूध नहीं ले पा रहा है, उसको दूध नहीं पसंद है, तो वो कौन सी सोर्सेज से कैल्शियम जो है अपना पूरा कर सकता है, बच्चे स्पेशली या बड़े कोई भी हैं, तो कौन कौन से फ्रूट्स हैं या फूड है जिसमें कैल्शियम और विटामिन डी दोनों है? सही। देखिए, जो लोग दूध को हजम नहीं कर पाते, पहली चीज तो इसको समझने की है, दूध को हजम जो लोग नहीं कर पाते उनको लैक्टोज इंटॉलरेंसी का इश्यू होता है। लैक्टोज इंटॉलरेंसी बेसिकली क्या होती है कि लैक्टोज दूध के अंदर मौजूद शुगर है, वो बेसिकली आपको डाइजेस्ट नहीं होती बॉडी के अंदर, जिसकी वजह से दूध जो है वो हाजिम नहीं होता, दूध की डाइजेशन में प्रॉब्लम होती है। तो वो तमाम चीजें जिसके अंदर लैक्टोज मौजूद होगा, वो लैक्टोज इनटॉलरेंट पेशेंट को कभी भी डाइजेस्ट नहीं होगी। पहला क्राइटेरिया तो आपका किसी भी चीज की सिलेक्शन में ये है कि आप उसके इंग्रेडिएंट में ये देखें कि लैक्टोज तो नहीं है उसके अंदर। लैक्टोज इनटॉलरेंसी वाले लोगों के लिए मैं बता रही हूँ। दूसरी चीज ये कि दूध की साख्त को बदल देना, दूध की शक्ल को बदल देना, यानी लैक्टोज की केमिकल कॉम्पोजिशन को चेंज कर देना। वो केमिकल कॉम्पोजिशन एक मुश्किल टर्म मैंने इसलिए यूज करी है कि ये बहुत आसानी से आपको इस तरीके से समझ में आ जाएगी कि अगर आपने दूध को दही में कन्वर्ट कर तो उसका लैक्टोज जो है वो चेंज हो गया, अब वो आपको बहुत आसानी से हजम हो जाएगा। दूध से आपने चीज बना लिया, चीज वो वाला चीज नहीं जो हमें बाजार में चेडर चीज वगैरह के नाम से मिलता है, क्योंकि उसके अंदर ऑयल की क्वांटिटी बहुत ज्यादा होती है। तो ये बच्चे तो बहुत आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जो नेचुरल चीज होता है वो उसके अंदर ऑयल बहुत ही कम क्वांटिटी में होता है, क्योंकि नेचुरल चीज बनाने का तरीका सिर्फ ये है कि आप जब दूध के अंदर एंजाइम डालते हैं, तो या रेनेट एंजाइम वगैरह डालते हैं, तो उसके बाद जो है वो उसका जो लिक्विड है वो सेपरेट हो जाता है, तो उसके अंदर ऑयल नहीं रहता। तो जो चीज छाछ सी आती है वो आप उसको हम चीज बोलते हैं। तो वो इनटेक करनी चाहिए ऐसे तमाम लोगों को जो जिनकी एज ज्यादा है और वो के अंदर कैल्शियम की कमी है, क्योंकि वक्त के साथ साथ कैल्शियम एब्जॉर्प्शन में बहुत फर्क आ जाता है। अगर हम ये कहें कि आपकी एज ज्यादा है और आपको हम कैल्शियम रिच चीजें देना शुरू कर देंगे तो कैल्शियम की क्वांटिटी आपकी बॉडी में बढ़ जाएगी, ऐसा नहीं होता। जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन मिनिमाइज होती जाती है, तो इसीलिए कैल्शियम की क्वांटिटी ज्यादा लेने से ये होता है कि परसेंटेज ऑफ एब्जॉर्प्शन कुछ हद तक बढ़ जाता है। तो ऐसे लोग जो हैं वो दही पे ज्यादा फोकस करें, चीज पे ज्यादा फोकस करें, और दूध को मुख्तलिफ तरीकों से बनाकर पीने की कोशिश करें। आप दूध को शेक में इस्तेमाल कर लें। एक मैं अपनी एक जाती एक रेमेडी डिस्कस कर रही हूँ यहाँ पर, क्योंकि मैं खुद एक लैक्टोज इंटॉलरेंट पेशेंट हूँ। तो मैंने ये देखा है, मेरी कोई रिसर्च नहीं है इस पर, हाँ, तो मेरी रिसर्च नहीं है इस पे, लेकिन मैंने एक जी, तो मैंने ये चीज देखी है कि दूध के अंदर अगर आप 1 चमचा शहद का ऐड कर दें और उसको तकरीबन 1 आवर के लिए आप छोड़ दें, तो दूध की डाइजेस्टिबिलिटी बढ़ जाती है। इसके पीछे क्या फिनोमेना है, इसको रिसर्च करने की जरूरत है, लेकिन ऐसा मेरे केस में तो ऐसा हुआ है। तो और एक और चीज है कि अगर आप दूध के अंदर कॉफी का एडिशन कर दें तो दूध जो है वो डाइजेस्ट हो जाता है। इसके अंदर क्या ऐसी केमिस्ट्री है, इसको आइडेंटिफाई करने की जरूरत है, लेकिन मैंने अपने केस में ये देखा है कि मुझे डाइजेस्ट हो जाता है। तो हो सकता है बहुत सारे लोगों को इससे कुछ फायदा हो जाए इस रेमेडी से। बिल्कुल ऐसा है कि हमें बेसिकली अगेन कि दूध ओनली सोर्स नहीं है कैल्शियम का, दूसरे भी सोर्सेज हैं। मेरे ख्याल से काफी लोगों को क्लियर हो गया होगा।
कि किसी को बोलो ना कैल्शियम इंटेक लेना है, वो राइट अवे दूध पे चले जाते हैं, बहुत से लोग तो पैकेट दूध पे चले जाते हैं, फिर उसमें लेवल्स और कम होते हैं। तो आई गेस बड़ा प्रिटी इजी उन्होंने आसान करके सवाल कर एक व्हाट इज द बेस्ट टाइम टू ड्रिंक मिल्क, ये बड़ा ये भी लेकिन लोग रात में पी रहे होते हैं या सुबह पीना है या देखिए इसमें दो कॉन्सेप्ट्स हैं। वो दो कॉन्सेप्ट्स ये हैं कि दो लोग हैं, एक ऐसा बंदा है जो हेल्दी है, हर लिहाज से उसका वेट, उसका बीएमआई सब ठीक है, और एक बंदा ऐसा है जो ओबीज है। तो उन दोनों के दूध के टाइमिंग्स जो है वो डिफर करेंगे। अगर एक हेल्दी पर्सन है तो वो रात में दूध ले सकता है और उसको दूध डाइजेस्ट भी हो जाएगा, क्योंकि दूध के अंदर मौजूद लैक्टोज जो है वो अल्टीमेटली है शुगर ही, तो वो उसकी डाइजेस्टिबिलिटी हो जाएगी। लेकिन जो ओबीज लोग हैं, जो मोटापे का शिकार हैं, उनको सजेस्ट ये किया जाता है कि आप दूध दिन के औकात में लें, क्योंकि उनकी फिजिकल एक्टिविटी मिनिमाइज हो जाती है इवनिंग आवर्स के अंदर। तो बजाय इसके कि वो लैक्टोज जो है वो डाइजेस्टिबल हो, वो अल्टीमेटली जो है वो जमा होना शुरू हो जाता है, एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है। तो ओबीज लोग जो है वो दिन के औकात में दूध पिए खाली पेट, और जो हेल्दी है, जिनको कोई इश्यूज नहीं है वेट पे, तो वो सोने से 2 घंटे पहले दूध को इस्तेमाल कर सकते हैं नीम गरम। परफेक्ट है। अच्छा, एक और हमारे पास क्वेश्चन है कि अक्सा ने हमसे क्वेश्चन किया है। मेटाबॉल मुदस्सिर, मुझे आवाज कट गई है, मुझे सिर्फ मेटाबॉलिज्म समझ में आया है। वो कनेक्शन जी, मैं दोबारा क्वेश्चन करूं। अब आ रही है आवाज आपको सही? जी बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इनका क्वेश्चन है अक्सा का, फिटनेस ट्रेनर अक्सा जो है, फ्रूट्स कंटेन फ्रुक्टोज एंड मेटाबोलाइज्ड बाय लिवर एट स्टार्ट टाइम, एज वी ईट अ बिग बाउल ऑफ फ्रूट चाट, या फ्रूट चाट जब खाते हैं तो क्या ये लिवर फंक्शन को या हमारे गट पे लोड डालता है? फ्रूट्स हम एक साथ बहुत सारे ले लेते हैं, या मैं थोड़ी एक चीज ऐड कर देता हूँ कि हम जब फ्रूट चाट खाते हैं तो सारे या फ्रूट्स खा लेते हैं, तो क्या ये नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है हमारे गट पे? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, फल खाने के टाइमिंग्स जो है ना बड़े डिफाइंड है। हमारे यहाँ आम रुझान ये है कि हम खाने के फौरन बाद फल खाने बैठ जाते हैं, और खास तौर पे रात के औकात में जब घर के तमाम फैमिली मेंबर्स एक जगह जमा होते हैं, तो खास तौर पे खाना खाया जाता है और उसके बाद फ्रूट्स जो है वो अरेंज कर दिए जाते हैं और सब उसके बाद उसको खाते हैं। तो फ्रूट्स जो है खास तौर पे उनके टाइमिंग्स ऐसे होने चाहिए कि अगर आपने खाना खाया है तो खाना खाने के तकरीबन 1 घंटे के बाद आप फ्रूट्स को लें, ताकि फ्रूट्स जो है वो आपके आंतों के अंदर जो एब्जॉर्प्शन हो रही है, वो उनके अंदर जो विटामिन और मिनरल्स है उनकी एब्जॉर्प्शन प्रॉपर्ली हो। वरना होता क्या है कि जब हम खाना खाते हैं और उसके साथ साथ हम फूड भी खा रहे हैं, तो एब्जॉर्प्शन जब मिनरल और विटामिन्स की होती है तो वो आपस में ही लड़ने लग जाते हैं कि कौन सा जो है वो पहले जाके एब्जॉर्ब होगा हमारे ब्लड के अंदर। तो अगर आप ये चाहते हैं कि एब्जॉर्प्शन एफिशिएंसी जो है वो आप इनहेंस कर सकें, तो फिर आप फूड को, जो आप खाना खा रहे हैं उसको अलग रखिए, और उसके डाइजेशन के बाद आप फ्रूट खाइए, ताकि फ्रूट के अंदर मिनरल विटामिन जो है वो प्रॉपर्ली एफिशिएंटली एब्जॉर्ब हो जाए आपके ब्लड स्ट्रीम के अंदर। तो हमेशा फ्रूट्स को और तमाम चीजों के दरमियान गैप रखना चाहिए। पॉइंट है। अच्छा, और बेहतर यही होता है कि जो एसिडिक फ्रूट्स, उन को खाली पेट ना खाया जाए। एसिडिक फ्रूट्स जो है वो खाली पेट नहीं खाया जाते, यानी कि बहुत मेरे ख्याल से मैम आपकी आवाज थोड़ी कुछ लेकिन मैं इसको रिपीट कर देता हूँ कि अयाज अगेन मुझे बता दो आवाज अगर कहीं नहीं आ रही, क्योंकि कुछ लोग आ रहे हैं आवाज शायद क्लियर नहीं है। मतलब थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ कि मैडम का ये था कि एसिडिक फूड जो है उनको खाली पेट ना खाएं, और फ्रूट्स भी अगर खाएं तो फ्रूट्स खाने के फौरन बाद आपने नहीं कंज्यूम करना है, लाइक एटलीस्ट
मतलब 1 या 2 घंटे बाद, लाइक इन बिटवीन मील्स इज द बेस्ट टाइम आई गेस टू कंज्यूम फ्रूट्स, ऐसे ही मैम? बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, एक और क्वेश्चन आया है उमेर का। उमेर दीन मैम हमारे मेरे तो कुछ जूनियर था, उनके क्वेश्चन है, वो भी फिटनेस से बड़ा इन रहता है। तो इफ यू हैव अ फुल माउथ, यानी कि अगर इनका क्वेश्चन है कि मैं ये समझ पा रहा हूँ कि है कि अगर आपने खाना खा लिया फिर उसके बाद बहुत से लोगों को क्रेविंग स्टे हो रही होती है और यही लोग वेट गेनर्स बनते हैं, यानी कि क्रेविंग को कंट्रोल नहीं कर पा रहे होते। इज देयर लाइक एनी लाइक वे कि हम उनको यानी कि न्यूट्रिशन को समझा सकें या सिखा सकें कि यार किस तरह अपने क्रेविंग्स को कंट्रोल करना है? मुझे जहां तक सवाल समझ में आया है कि वो ये कह रहे हैं कि हम क्रेविंग को किस तरह से कंट्रोल करें। ऐसी है। अच्छा, देखिए क्रेविंग, ये जो मोटापा कम करना जो है ना, ये एक माइंड गेम है। अगर आप इसके लिए बाकायदा तौर पे आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ती है इस चीज की कि आपको अपनी क्रेविंग्स किस तरह से कंट्रोल करनी है। ये सारा माइंड का खेल है। अगर आपने एक दफा ये सोच लिया कि नहीं मुझे ये चीज नहीं खानी, तो आपको मेंटली तौर पे बड़ा स्ट्रांग रहना पड़ता है, वरना तो क्रेविंग्स तो एक ऐसी चीज है कि जो अच्छे खासे आदमी को जो है वो कर देती है। तो अगर आपको जब कभी भी क्रेविंग्स हो तो उसका बेहतर सॉल्यूशन ये, अगर आप ओबीज हैं तो आप जैसे ही आपको क्रेविंग हो, अगर आप खाना खा चुके हैं अपना लेकिन उसके बाद आपको क्रेविंग हो रही है, तो आप सबसे पहले पानी पीजिए। अच्छा भाई, उसके बाद आपका मसला सॉल्व नहीं हो रहा तो आप ग्रीन टी ले लीजिए। आपका मसला अगेन सॉल्व नहीं हो रहा तो आप जो है जिस चीज की भी आपको क्रेविंग हो रही है उसके पोर्शन को कंट्रोल कर दीजिए। मिसाल के तौर पे आपको मीठे की क्रेविंग हो रही है, तो बजाय इसके कि आप जो है वो 4-5 चमचे मीठा खा लें, आप 2 चमचे खा के छोड़ दें। अपने आप को इतना नहीं मारिए कि ऐसा ना हो कि क्रेविंग आपकी इतनी बढ़ जाए कि उसके बाद आप जहां 1 प्लेट खाते थे वहां आपने 2 प्लेट्स खा ली। इससे बेहतर यह है कि आप उसके स्पीड को कम कर दें, पोर्शन को कम कर दें और अपनी क्रेविंग को सेटिस्फाई कर दें। ये ज्यादा बेहतर होता है। आपका बिरयानी खाने का दिल चाह रहा है, जहां पर बिरयानी जो है वो 1 प्लेट आपको अलाउ नहीं है, आप 3-4 चमचे खा के छोड़ दीजिए और स्लोली मैस्टिकेट कीजिए चीजों को, स्लोली चबाइए ताकि आपके मुंह के अंदर वो चीज ज्यादा देर तक रहे। बिल्कुल। मैम एक और क्वेश्चन है। क्वांटिटी को कंट्रोल करें। डेफिनेटली अब उसको अब ग्रेजुअली उसको कम करें, क्योंकि एकदम से चीज छोड़ें क्रेविंग आई गेस बढ़ती है, वो साइकोलॉजिकल इफेक्ट आता है उसको कि यार और खाना है अगर आपने छोड़नी होती है तो न्यूट्रिशन या फिटनेस जो है ये मोर लाइक अ रिहैबिलिटेशन गेम, कि आपने इसको टाइमली बड़े तरीके से साइकोलॉजिकली प्ले करके करना होता है, वरना अदरवाइज ये होता है कि लोग 2-3 घंटे उसके बाद इतना सारे खाना शुरू कर देते हैं कि फिर सब रिवर्स हो जाते हैं। अच्छा, ओवरनाइट काफी चेंज नहीं होना चाहिए ना, ओवरनाइट चेंज नहीं हो सकता। ओवरनाइट आ भी सकता है कि आपकी लाइक ईयर लॉन्ग हैबिट्स हैं, आप मतलब कब से आपकी हैबिट बनी हुई है, वो एकदम से राइट अवे तो कोई भी चेंज नहीं कर सकते। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन में और ले लेता हूँ। काशिफ बहराम है उनका क्वेश्चन है, डिफरेंट रिसर्च सबके अलग अलग आंसर होते हैं। क्वेश्चन ये है कि कितनी प्रोटीन इंटेक करें जो कि अब्सॉर्ब हो जाए एट अ टाइम। एक तो ये कि प्रोटीन इंटेक होनी कितनी चाहिए और कितनी प्रोटीन इंटेक करें जो कि सेफ रहती है, जो कि हार्मफुल नहीं बनती आगे जाके। अगर स्पेसिफिकली क्वेश्चन इस तरह के बहुत लोग पूछते हैं कि फिटनेस ट्रेनर्स को प्रोटीन बहुत लेना होता है। बिल्कुल, मसल बिल्डिंग के लिए प्रोटीन इंटेक बहुत ज्यादा जरूरी है। असल में प्रोटीन इंटेक जो है ना वो एज के हिसाब से और आपका बॉडी मास इंडेक्स के हिसाब से जो है वो डिफाइन किया जाता है। लेकिन अगर हम एक नॉर्मल कंजम्पशन की बात करें तो इसके लिए मैं हमेशा सजेस्ट करती हूँ कि जो समझदार लोग हैं वो थोड़ा सा फूड पिरामिड को जो है ना वो थोड़ा सा पढ़ लें। वो बड़ा आसान है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर इसको थोड़ा सा समझ लिया ना आपने तो जिंदगी बड़ी आसान हो जाती है। कि फूड पिरामिड एक ट्रायंगुलर शेप है। उस ट्रायंगुलर शेप के अंदर आपको ये बताया गया है कि नीचे वाला जो हिस्सा है जिसका वॉल्यूम ज्यादा लेनी है। जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाते हैं तो सबसे ऊपर जो है टॉप पे स्वीट्स आते हैं, तो उसकी क्वांटिटी जो है वो आपको सबसे कम लेनी है। अब सवाल ये है कि हमें वो क्वांटिटी क्या होनी चाहिए, तो उसको हम कहते हैं सर्विंग साइजेस।
तो सर्विंग साइजेस जो डिफाइन किए गए हैं वो मीट के जो है वो ये हैं कि एक वक्त में आपको अपने पाम के साइज का मीट लेना है। ग्रामेज में हम हर वक्त मेजर नहीं कर सकते घर में। आपने मीट का जो पोर्शन है जो है वो आपके पाम का साइज होना चाहिए और थिकनेस उसकी ऐसी थिकनेस होनी चाहिए। तो उसको उस अंदाजे से आप जो है वो लेना शुरू करें। ये सर्विंग साइजेस जो है वो डिफाइन किए जाते हैं बहुत सारी चीजों के लिए। आपको स्वीट कितना लेना है, आपको स्वीट जो है वो आपके थंब के बराबर लेना है, ठीक है। आपको जूस कितना पीना है, आपको जूस जो है अपना एक फिस्ट पीना है, ठीक है। इतनी वॉल्यूम होनी चाहिए जूस की। हम क्या करते हैं, हम इतने गिलास चढ़ाते हैं, आपको इतना लेना है। तो प्रोटीन्स का भी हिसाब बिल्कुल ऐसा ही है कि आपको फिर इससे पाउंड से डिफाइन किया जाता है। और अब मैं आपको क्वांटिटी में भी अंदाजन बता देती हूँ। एक वक्त में अगर आप चिकन की बात कर रहे हैं तो एक लेग जो होती है वो तकरीबन 92 ग्राम की होती है, ठीक है। आप एक लेग और छोटी बोटी अगर आप लेते हैं तो वो आपका एक वक्त की सर्विंग होती है। बिल्कुल सिमिलरली मीट में दरमियानी साइज की 2 बोटियां, फैट जो है वो आपका सर्विंग साइज होता है मीट का। मुदस्सिर मेरी बात कहाँ तक कम्युनिकेट हुई है? ये जो मीट है ना, यानी बीफ का वाला पार्ट दोबारा से कर दें, जो 2-3 जो लाइक सर्विंग साइज होते हैं उसको दोबारा रिपीट कर दें। अगर हम उसको घर पे मेजर करना चाहें कि हमें चिकन कितनी लेनी है एक वक्त में, तो एक जो आपका एक मुर्गी की रान होती है उसको आपको लेग पीस जो होता है वो आपका 92 ग्राम्स का होता है। अगर उसके साथ आप एक और बोटी को ऐड कर लें तो आपका एक वक्त का जो है वो 110 ग्राम्स बन जाता है तकरीबन। तो वो आपका एक वक्त की सर्विंग होती है। बिल्कुल इसी तरह बीफ का भी है, 2 छोटी बोटियां आपको एक वक्त में लेनी है सर्विंग साइज। अब वैसे मीट की सर्विंग जो है वो 2 to 4 सर्विंग्स होती हैं, ठीक है। लेकिन अगर कोई बॉडी बिल्डर है तो डेफिनेटली उसकी सर्विंग साइज बढ़ जाती हैं। तो तमाम चीजों को सर्विंग साइज से डिफाइन किया गया है कि एक वक्त में आपको कितना लेना है। हम एक वक्त में रोटी लेते हैं तो हमारा अच्छा खासा बड़ी रोटी होती है, तो ऐसा नहीं होता। एक वक्त का जो हमारा आटा होता है तकरीबन वो 12 ग्राम का पेड़ा बनता है आटे का, वो रोटी हमें खानी चाहिए, हमारी एक सर्विंग है। हम जो नॉर्मली आमतौर पर रोटियां खाते हैं तो वो हमारी सर्विंग्स जो है वो हम एक वक्त में 4 सर्विंग्स खा लेते हैं। ऐसे ही है, ये बात बिल्कुल इस तरीके से है। उसके हम लोग करते हैं क्या है कि सर्विंग का ये बेसिकली बड़ा देसी तरीका है। जो लोग फिटनेस को या न्यूट्रिशन को फॉलो करने लग जाते हैं फिर वो ग्रामेज पे चले जाते हैं। तो हर दफा ग्राम्स को हम वे नहीं कर सकते। उसका बेस्ट तरीका ये है कि आप जो है उसको देख लेंगे। मेरे ख्याल में बड़ा अच्छा तरीका बता दिया, उसको दोबारा भी रिपीट कर लेंगे कभी नीड किसी को हुई तो। अच्छा, एक और क्वेश्चन है अक्सा का ही है कि टी का बड़ा रोल है। जो चाय है वो लोग खाने के बाद बहुत पीते हैं, तो क्या ये एब्जॉर्प्शन पे उसका कोई इफेक्ट होता है? सवाल रिपीट करो मुदस्सिर, एब्जॉर्प्शन पे क्या? चाय जो होती है, चाय जो लोग काफी ज्यादा पी होते हैं खाने के बाद, तो इससे एब्जॉर्प्शन में खाने के कोई रोल होता है इसका, कम ज्यादा? बिल्कुल बिल्कुल। चाय बेसिकली जो चाय बड़ी अच्छी चीज है। चाय एंटी चाय जो है अगर आप उसको दूध के बगैर इस्तेमाल करें तो उसका बड़ा जबरदस्त रोल है। मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही क्लियर। हाँ, तो अगर चाय के अंदर आप दूध का इस्तेमाल कम करें और चीनी को उसके अंदर ऐड ना करें तो फिर तो कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर चाय के अंदर आप दूध बहुत ज्यादा डालते हैं और आप चीनी भी बहुत ज्यादा डालते हैं तो डेफिनेटली वो आपके एब्जॉर्प्शन में हर्डल बनती है। तो बेहतर ये है कि अगर हमें चूंकि चाय की आदत है तो बेहतर यही है कि हम चाय को खाने के थोड़े टाइम बाद पिए। जिस तरह से पानी अलाउ नहीं है ना फौरन पीना, बिल्कुल इस तरह चाय को भी तकरीबन 3 घंटे बाद पिए आप, ताकि वो जो आपका फूड है वो प्रॉपर्ली एब्जॉर्ब हो जाए। अच्छा, चाय में मेरा ये है कि हम लोग जो ना नॉर्मली हमारे घर में हमारी पाकिस्तान में नॉर्मली चाय बनती है वो दूध पत्ती बनती है या दूध वाली चाय बनती है। तो जो चाय का कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली ये नहीं है लाइक जो ग्लोबली या जो हम कोट कर रहे हैं कि चाइनीज हैं या जापानीज हैं वो पूरा चाय यूज करते हैं, सूप यूज करते हैं। तो
वो क्या हर्बल टी है जो लोग खाने के फौरन बाद लेते हैं, जो वो ज्यादा इफेक्टिव होती है, या हमारी वाली है उसमें लाइक मिल्क की क्वांटिटी कम कर दो, ये सही हो जाती है? मुदस्सिर, इंटरनेशनली ग्लोबली अगर आप देखें ना कि चाय किस तरह ली जाती है, तो हम पाकिस्तानी स्पेशली एशियंस जो हैं वो चाय के अंदर चाय को शरबत बना के पीते हैं, उसके हाँ, अंदर दूध और चीनी का बहुत इस्तेमाल होता है। इसलिए। हम जैसे लोग जो हैं जब फॉरेन कंट्रीज जाते हैं, वेस्टर्न कंट्रीज जाते हैं, तो हमसे वो चाय नहीं पी जाती, इसलिए क्योंकि उसके अंदर दूध का इस्तेमाल ना होने के बराबर होता है और पत्ती भी बाकी बहुत कम होती है, बहुत हल्की चाय होती है वो। तो हमें तो वो लगता है कि वो हमें पता नहीं क्या उन्होंने पिला दिया है, तो हम उसको ऐसे शरबत बना लेते हैं। अगर हम बहुत ही हल्की चाय पिए तो वो हमें फिर भी इतना नुकसान नहीं करती, हम बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड करके पीते हैं चाय को। हम और बेहतर बेसिकली ये है कि चाय आप को बहुत खाने के ज्यादा, बाद अगर ग्रीन टी, बड़ा फायदा करेगी आपको। यस, ये कि मतलब अगर टी है, और डेफिनेटली इनका क्वेश्चन जो नॉर्मल टी के ही हवाले से था, वो यही है कि नॉर्मली पी रहे होते हैं उसके तरीके ये क्या बोलेंगे, उसको 30-40 मिनट बाद पी लें, और कोशिश करेंगे उसमें शुगर क्वांटिटी कम ही हो डेफिनेटली, या मिल्क भी इवन कम हो, ताकि वो चाय चाय ही रहे, वो कोई बीवरेज ना बन जाए, शरबत ना बन जाए। नहीं, उसका एक और तरीका भी है कि अगर आप ये चाहते हैं कि आप अपनी चाय की क्वांटिटी को कम करें और आपको आदत ज्यादा चाय पीने की है लेकिन आप चाहते ही हैं, तो मेरे ख्याल में मेरी ये सजेशन बहुत सारे लोगों के लिए काम करेगी कि अगर मिसाल के तौर पे आप 4 कप चाय पीने के आदी हैं दिन में और आप विलिंग हैं कि नहीं हम इसको 2 कप तक महदूद कर लें, तो आप अपने कप का साइज छोटा कर दीजिए। उससे आपकी क्रेविंग भी पूरी हो जाएगी और आपके गिनती भी पूरी हो जाएगी। हाँ, उसका एक तरीका है, मैं ये बड़ा अच्छा आइडिया दिया है कि मैं जब एबट में होता था, तो जाहिर सी बात है वो डिफरेंट डॉक्टर से मिलने जाना होता है, जब उसमें बीच में गैप होता है, तो मेरी चाय की आदत बहुत लग गई थी। मैं दिन में कोई अराउंड लाइक 10 to 12 कप चाय पीता था, हर जो चाय के होटल पे जाके। तो मैंने बाद में उसको इस तरह कम किया कि मैंने वो चाय की क्वांटिटी जो छोटा वो कट कहलाते हैं उसमें लेना शुरू कर दी, तो ग्रेजुअली फिर कम होती चली गई। तो लेकिन ये कि वाकई में चाय बहुत ज्यादा कंजम्पशन फिर आगे आपको एसिडिटी वगैरह के इश्यूज भी डेफिनेटली करती है, अगर आप ज्यादा चाय के इंटेक आप रखते हो। बिल्कुल कि बिल्कुल। एक चीज है, अगर आप खाली पेट पी लेते हो, अक्सर ये होता है कि जब कुछ नहीं खा रहे हैं, आप खाली डायरेक्ट चाय पी लेते हैं, तो ये इस केस में जो है ये है खतरनाक है। अच्छा, उमैर का अगेन, अच्छा, हुमा का क्वेश्चन है कि यूरिक एसिड जो है अगर बढ़ जाता है, उसके लिए कौन से फूड है जो अवॉइड करनी चाहिए, तो यूरिक एसिड की जो है लेवल्स कम हो जाए? यूरिक एसिड बढ़ जाता है तो उसके लिए कौन सा फूड लेना चाहिए, ये पूछ रहे हैं? खाने के थ्रू खा हेलो, हेलो। आई गेस मैडम का नेट जो है वो इस वक्त वो हो गया है, रिकनेक्ट होते तो हम उसको क्वेश्चन दोबारा ले लेते हैं। हाँ जी। यूरिक एसिड का है कि यूरिक एसिड में हम लोग उसको कम करने के लिए ऐसे फूड आइटम्स हैं जिसके थ्रू भी यूरिक एसिड हम कंट्रोल कर सकते हैं या कम कर सकते हैं। देखिए, वैसे तो जब कभी भी ऐसी कोई भी डिजीज सामने आती है तो उसके बाद जो है वो ये देखा जाता है कि उस पेशेंट को और क्या क्या मसले हैं, तो वो तो जाहिर है कोई फिजिशियन या कोई डॉक्टर या स्पेशलिस्ट उसको देखता है। लेकिन बस आम तौर पे जो मैंने ये देखा है कि जिनको यूरिक एसिड बढ़ता है उनको रिकमेंडेशंस ये होती हैं कि वो जौ के दलिए का पानी पिएं। जौ के दलिए का पानी, अच्छा, उसको उबाल के और उसको जो नॉर्मल मैंने देखा है लोगों को, तो उसको अगर उबाल के आप लेंगे या जौ का दलिया भी खाना शुरू करें तो उससे यूरिक एसिड में काफी हद तक कमी हो जाती है। बाकी ये है कि जो डॉक्टर आपको दवाई दे, मेडिकेशंस बताए आपको, वो फॉलो करनी चाहिए। हाँ, वैसे नॉर्मली होता ही है कि लोग अगर बीफ वगैरह का इंटेक या प्रोटीन इंटेक ज्यादा कर रहे होते हैं, बीफ या मटन का, तो उससे बढ़ता है, तो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहुत सी कोई देखिए उसका आइटम उसी को रोक दें।
मुकम्मल तौर पे फिर देखना पड़ता है ना कि उनका डाइटरी हैबिट्स क्या हैं, वो कितना प्रोटीन ले रहे हैं, किन किन टाइमिंग्स में ले रहे हैं, ये तमाम चीजें फिर देखनी पड़ती हैं, उसके बाद ही एडवाइस किया जाता है। ठीक है। लेमन भी कहते हैं ताकि उसको न्यूट्रलाइज कर दे बॉडी में जाके, उसको जो एसिडिक उसका जो उसने बनाया हुआ है क्रिस्टल, तो लेमन इंटेक या सिट्रिक फ्रूट्स हैं तो वो भी काफी हद तक कम करते हैं आपके जो बिल्कुल। यूरिक एसिड में, गाउट का जो प्रॉब्लम कराते हैं। अक्सर आस्किंग के कौन सा दलिया, बार्ले या ओट? बार्ले। बार्ले, ठीक है, बार्ले का है। और एक और क्वेश्चन है अक्सर कि लो कार्ब डाइट की जो ट्रेंड है, कीटो ये वो एक्सेट्रा, बहुत सी डाइट चल रही है लो कार्ब वाली स्पेसिफिकली, तो वो बोलेंगे बीइंग ए न्यूट्रिशनिस्ट आप एक्स्ट्रा बॉडी फैट को कम करने के लिए कौन से सजेस्ट करेंगी या क्या वे होना चाहिए? देखें, मैं तो किसी भी डाइट को नहीं रिकमेंड करूंगी कि आप कीटो डाइट करें, आप जो है वो बॉइल्ड एग की डाइट करें, आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करें, और ऐसी तमाम किसी भी सॉरी टू से मैं इन सब चीज़ों को फजूलियात बोलती हूँ। देखें, पोर्शन कंट्रोल इज द अल्टीमेट सॉल्यूशन। अगर आप एतदाल पसंदी में कोई चीज़ खा रहे हैं, ये तमाम चीज़ें जो भी अजनास अल्लाह ने पैदा की है हमारे खाने के लिए की हैं, अगर आप उसको एतदाल पसंदी के साथ खाते हैं तो आपका वेट भी गेन नहीं होगा। आप उस फूड पिरामिड को अगर फॉलो करते हैं तो आपकी कहीं पर चर्बी जमा नहीं होगी। आप अगर रोटी को अपनी उम्र और अपने वजन के हिसाब से खाते हैं तो वो कहीं जाके जो है वो जमा नहीं होगी। हर चीज, चाहे वो फैट्स हो, चाहे वो चावल हो, चाहे वो रोटी हो, चाहे वो बीफ हो, चाहे वो मीठा हो, तमाम चीजें जो हैं वो पोर्शन कंट्रोल के साथ अगर आप लेंगे तो कोई चीज आपके लिए हार्मफुल नहीं है। जहां पर आपने पोर्शन कंट्रोल छोड़ा वहां पर वो चीज आपके लिए हार्मफुल हो जाती है। आपने ग्रीन टी एक्सेसिव पीना शुरू कर दी, वो आपके लिए नुकसानदेह है। आपने जौ का दलिया ज्यादा खाना शुरू कर दिया, आपने ओट मील भी ज्यादा लेने शुरू कर दिया, वो आपके लिए अल्टीमेटली नुकसानदेह। तो हर वो चीज जो आपने उसकी क्वांटिटी से एक्सीड कर गए ना आप, तो वो आपके लिए नुकसानदेह। तो उसके लिए बहुत आपको पोर्शन समझना बहुत जरूरी है कि कौन सी चीज कितनी क्वांटिटी में आपने लेनी, क्योंकि ये बहुत वास्ट टॉपिक है और हम इसको इतने लिमिटेड टाइम में कवर नहीं कर सकेंगे, इसलिए मैं अभी इसमें जा नहीं रही। हाँ देखिए, असल में वही है कि इवन कोई भी चीज है, नॉट ओनली डाइट, या कोई भी चीज आप अगर आप करें तो अगर उसकी मॉडरेशन नहीं होगी, आप एक्सेसिव उसको प्रैक्टिस करना है, यूज करना शुरू कर देंगे तो अल्टीमेटली वो आपको नुकसान ही देगी। बिल्कुल। हम जो भी डाइट प्लान्स मैं जो भी डाइट प्लान्स बनाती हूँ वो पोर्शन कंट्रोल्स पे बनाती हूँ। मैं आप किसी भी अपने क्लाइंट को ये नहीं कहती कि आप चावल बंद कर दें, आप रोटी बंद कर दें, आप चिकनाई बंद कर दें। नो, मैं अपने तमाम क्लाइंट्स को इन तमाम चीजों के साथ वेट रिड्यूस करवाती हूँ, इसलिए क्योंकि पोर्शन कंट्रोल करवाना होता है और हमें ये पता होता है कि कितना पोर्शन आपको अपने क्लाइंट को देना है इस चीज का। और फिर आप उसकी एक्स्ट्रा कैलोरीज का भी ख्याल रखते हैं कि जाहिर सी बात है वो इंसान है, उसको क्रेविंग भी होगी किसी वक्त, तो आपको वो कैलकुलेशंस भी करनी पड़ती हैं। ठीक है। एक सेकंड मैं और क्वेश्चन ले लूं। अच्छा, महविश का एक क्वेश्चन है कि कॉन्स्टिपेशन के इश्यूज इनको रहते हैं, उनको क्या डाइट यूज करनी चाहिए? देख, बहुत अच्छा ये सवाल है। ये तो बहुत ज्यादा लोगों को मैं सुनती आती हूँ और बड़े क्लाइंट्स मेरे पास इस इशू के साथ आते हैं। आमतौर पर जो लोग डाइट प्लान फॉलो करते हैं उनको ये इशू बहुत क्रिएट हो जाता है कॉन्स्टिपेशन का। देखें, अगर आप कॉन्स्टिपेशन के हल के लिए फाइबर की इंटेक बढ़ाते हैं, मिसाल के तौर पे लोग क्या करते हैं, अस्पगोल की भूसी खाना शुरू कर देते हैं। याद रखिए, अस्पगोल की भूसी अगर आपने ज्यादा क्वांटिटी में खाई तब भी आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा। ये एक बुनियादी फर्क है। आपने अस्पगोल की भूसी 1 चमचे के बजाय आपने 3 चम्मच घोल के पी ली तो आपके बॉडी का पानी जो है वो अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगी, वो अगेन कॉन्स्टिपेशन क्रिएट कर देगी। तो एक्सेसिव फाइबर और कम फाइबर, ये दोनों चीजें कॉन्स्टिपेशन क्रिएट करती हैं। तो इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि आप उन चीजों की क्वांटिटी को बढ़ा दें जिसके अंदर फाइबर कंटेंट बहुत ज्यादा होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फाइबर कंटेंट जो है वो आपको क्या करना है, उसकी क्वांटिटी जो है वो आपको कम ही रखनी है, फाइबर क्वांटिटी। और मैंने आपको अगेन बार बार एक बात कही, पोर्शन कंट्रोल। फाइबर का एक पोर्शन है, 12 ग्राम फाइबर इज अलाउ इन अ डे।
उससे ज्यादा अगर आप फाइबर लेंगे तो कॉन्स्टिपेशन हो जाएगी, क्योंकि फाइबर पानी को अपने अंदर एब्जॉर्ब करने की सलाहियत रखता है, अपने साथ बाइंड करता है वो। बिल्कुल, तो उसका रोल ही बेसिकली यही होता है कि वो। जी मैम, आप बोले। पोर्शन कंट्रोल, सबसे पहली चीज पोर्शन कंट्रोल्स, और द मिक्सचर ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। ये जो है ना, ये चीज जो है वो बड़ा मैटर करती है। परफेक्ट है। अच्छा, कामरान अजीज जो है, उनका एक क्वेश्चन है। अच्छा, उनका क्वेश्चन ये है कि आजकल जो है वो अपने आप को फिट कैसे रखें। उनका क्वेश्चन मैं समझ रहा हूँ कि थोड़ा सा ऐड मैं कर दूं उसमें चीजें जो मेरा था कि जिनके बच्चे घर में हैं, वो अब जो स्कूल हैं वो तो आई गेस इट्स बीन लाइक अ मंथ और सो, मेरे ख्याल से 1 महीने से ज्यादा हो गए। तो उनको किस तरह, क्या हम उनको हैबिट्स उनकी बनवा सकते हैं जिनके बच्चे हैं घर में, कि उनको हेल्दी ईटिंग की तरफ ले आए या सब्जी खिलाने पे लगा दें, क्योंकि सब कुछ बंद है बाहर। जंक फूड या बर्गर्स एंड पिज्जा तो नहीं मिल रहे हैं, फ्रेंच फ्राइज नहीं मिल रहे हैं। तो उनको क्या कर सकते हैं, उनको कैसे टैकल करें इस टाइम पे न्यूट्रिशन के हवाले से। देखिए, बच्चों के साथ कुकिंग करें। सबसे पहले बच्चों को खाने की तरफ राग़िब करने का तरीका ये है, अगर आपने उनको सैलेड खिलाना है ना, तो आप उनसे कहें कि अगर वो बच्चे आपके इस काबिल हैं, 6 साल के हैं तकरीबन, तो आप जो है उनसे कहें टमाटर खुद काटिए। जब वो टमाटर खुद काटेंगे, तो वो उस टमाटर को खाएंगे भी। ये मेरा भी एक्सपीरियंस है। मेरी बच्ची रोटी नहीं खा रही, मैंने उसको कहा कि आप अपनी रोटी ना खुद बेलें खड़े होके। वो खुद बेली, चाहे वो टेढ़ी थी, चाहे वो मेढ़ी थी, वो उन्होंने खुद खा ली। बच्चों के साथ कुकिंग खुद कीजिए, इस वक्त खड़े होके। सही है। उनके पैलेट्स को सजाइए, उनको इन्वॉल्व करें जो भी कुकिंग का प्रोसेस है, जो भी है, ताकि वो फिर उसमें से कुछ ना कुछ खाना है उनको समझ आना शुरू होगा, तो डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं फिर खाना भी उसको यूज का इस्तेमाल करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, उसके साथ उनको किचन में खड़ा कीजिए। ठीक है, बड़ा अच्छा है ये जो भी है। और अयाज, अब तुम कल से किचन में ना हमना के साथ रोटी बनाओगे, ठीक है। अच्छा, एक और क्वेश्चन है। प्रीबायोटिक्स एंड प्रोबायोटिक्स फूड कौन कौन से हैं, होते हैं। देखिए, प्रोबायोटिक्स पहले तो समझते हैं हम कि प्रोबायोटिक्स जो होते हैं वो एक ऐसा बैक्टीरिया है, गुड बैक्टीरिया है, जो हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। ठीक है, हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है और वही हमारे लिए फायदेमंद होता है प्रोबायोटिक्स। प्रोबायोटिक्स किन चीजों के अंदर मौजूद है? प्रोबायोटिक्स योगर्ट के अंदर मौजूद है। ठीक है, आप योगर्ट खिलाएं, इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करें। बच्चों को योगर्ट रात के टाइम पे अवॉइड किया करें, योगर्ट रात के टाइम पे नहीं खाना चाहिए, क्योंकि वो अल्टीमेटली एसिड प्रोड्यूस करता है आपके स्टमक में। तो योगर्ट का बेहतरीन टाइम है आफ्टरनून। आप दोपहर को योगर्ट दें, बच्चों को भी दें, खुद भी खाएं। तो उसके अंदर प्रोबायोटिक्स होते हैं। प्रोबायोटिक्स अगर आप बाजार में उसका साशे खरीदने जाते हैं, तो वो इतना थोड़ा सा साशे जो है वो अच्छा खासा एक्सपेंसिव होता है कि एक आम आदमी जो है वो उसको अफोर्ड नहीं कर सकता। तो उसके लिए हमारा तरीकाकार ये है कि आप जो है वो दही ले लीजिए। दही जो है वो आप घर में उसको प्रिपेयर भी कर सकते हैं और आराम से उसको खा भी सकते हैं। वो प्रोबायोटिक का एक बेहतरीन सोर्स है। सप्लीमेंट्स पे जाने के बजाय आप उसको लें और इम्यून सिस्टम को अपने डेफिनेटली उसका नेचुरल सोर्स है, उसके अंदर फिर कोई एडिटिव्स नहीं होते, तो प्रोबायोटिक्स उसके अंदर है ऑलरेडी। और मेरे ख्याल से, अच्छा, हमारे पास अगर अगर कोई और क्वेश्चन है तो प्लीज आप लोग कर लें, क्योंकि इट्स बीन लाइक 45 मिनट्स प्लान किया था, क्वेश्चन आ रहे थे तो अच्छा चल रहा था। और मैडम आपकी आंसर्स बड़े अच्छे रहे, आई होप कि सबको रहा। स्टिल अगर किसी को कोई क्वेश्चन करना है, कुछ पूछना है, तो मैडम इज अवेलेबल। मैडम, आप अपना लिंक काइंडली शेयर कर दीजिएगा इस सेशन के बाद इस पोस्ट के नीचे ही, ताकि जितने लोग आपसे कांटेक्ट करना चाहें तो आपके पेज या जो भी जिस तरह भी करना चाहे आप कर दीजिएगा। और वी वुड अप्रिशिएट कि आप एक चीज आपने जरूर डाली हो, फूड पिरामिड वाली पोस्ट आप खुद ही डाल दीजिएगा, ताकि आप लोगों को पता लग जाए, अगर किसी को पूछना वछना हो तो वहीं पे ही कवर कर लेंगे फूड पिरामिड। और अगर वैसे होगा तो हमारे पेज पे आपके पास जाके जैसे भी है कि आवर आइडिया को नॉलेज मिलती रहे, अवेयरनेस होती रहे, तो ये हमारा गोल है। और इस वक्त जो है मेरे ख्याल से एक और क्वेश्चन आ गया, पैक मिल्क और रॉ विच इज बेटर। इसका आंसर वैसे मेरे ख्याल से बड़ा क्लियर है, लेकिन आप बता दें। बड़ा मुश्किल सवाल है।
और ये सवाल सुन के मैं सोच में पड़ जाती हूँ कि मैं इसका क्या आंसर दूं। किसी ब्रांड को तो हम पब्लिसाइज कर नहीं सकते, लेकिन कुछ वाकई में पैक्ड दूध की ब्रांड्स ऐसी हैं कि जो मैं खुद चश्मदीद गवाह हूँ कि वो वाकई फ्रेश दूध है। रॉ दूध के मैंने हमेशा तरजीह दी है गवाले के दूध को, हमेशा तरजीह दी है, लेकिन अब उसके अंदर भी इतनी अडल्ट्रेशन हो रही है कि समझ में नहीं आता है कि आप क्या लें। मैं अब मेरा अब मौक़िफ़ ये हो गया है कि बजाय इसके कि हम दूध के पीछे भागें, हम उस दूध की स्टेट को चेंज करके कैल्शियम इंटेक किसी और तरीके से ले लें। हम उस दूध को चेंज कर दें, उसको दही में कन्वर्ट कर दें। आप उसका जो है ऐसा नेमुल बदल करें कि उसकी स्ट्रक्चर उसका चेंज हो जाए। तो लेकिन वैसे ये है कि अब हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है सिवाय पैक्ड दूध के, और पैक्ड दूध में मुदस्सिर से हम बाद में डिस्कस करेंगे कि अगर हम ब्रांड को बता सकते हैं तो मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूंगी कि इस ब्रांड का दूध जो है वो वाकई हमने इसको विजिट किया है और हमने देखा है कि ये ओरिजिनल है, वरना बाकियों का तो कोई भरोसा नहीं है। नहीं, इसको कर सकते हैं हम लेटर, क्योंकि देखिए बताना है, उसमें कोई वो नहीं है। हम मे बी हम कोई एक नेक्स्ट सेशन रख सकते हैं जिसमें हम सिर्फ यही बता रहे लोगों को कि कौन सा वाला आपने यूज करना है, नहीं करना, पैकेट मिल गया अगर आप जा रहे हैं तो। अच्छा, एक और क्वेश्चन है, उमैर नवाज से क्वेश्चन है कि पाकिस्तानी फूड इनफ है न्यूट्रिशन के लिए। उनका क्वेश्चन ये है कि मतलब उसकी जो न्यूट्रिशियस जो क्वालिटी है वो कैसी है, लाइक जिस तरह खाने हमारे घरों में बनते हैं, क्योंकि ज्यादा ट्रेनर जो डाइट प्लान देते हैं वो घरों में नॉर्मली नहीं बन रहा होता, अलग से बनवाते हैं फिर। तो इसका कोई क्या आंसर उनको होगा? बिल्कुल, उन्होंने बहुत अच्छा सवाल किया है और यही बुनियादी वजह है जिसकी वजह से बहुत सारे मोटापे का शिकार लोग जो है वो अपना वजन कम नहीं कर पाते, कि उनको ऐसा डाइट प्लान दे दिया जाता है कि वो बिल्कुल अलग दुनिया से अलग हो जाते हैं। चीजें हमेशा वो करनी चाहिए जो प्रैक्टिकल हो, जो आप अप्रोच कर सकें, जो इन द लॉन्ग रन आप कैरी ऑन कर सकें। अगर आप एक ऐसा अलग डाइट प्लान किसी को दे देंगे तो वो बेचारा अपने लिए टाइम निकाल ही नहीं पाएगा अपनी फैमिली के अलावा। तो हमेशा जो चीज आपके घर में बनती है उसमें मैं आपको एक दो एग्जांपल्स दे देती हूँ, आप उन चीजों को अवॉइड करके अपने वेट को कम कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आपके घर में दाल पकती है, आप दाल को भगाड़ से पहले निकाल लीजिए। आपके घर में गोश्त का सालन बन रहा है, आप उसका तेल ऊपर से हटा लीजिए। आपके घर में रोटी बनती है, आप 2 रोटियां खाते थे, आप 1 रोटी खा लीजिए। आपके घर में चावल बनते हैं, आप चावल 1 प्लेट खाने के बजाय 7 खाने के चमचे, अगर आप चावल एक वक्त में खाते हैं लेकिन उसके साथ साथ आप मीट भी खाएं, तो ये आपको कुछ नहीं कहेगा, बाखुदा कुछ नहीं कहेगा। ये सिर्फ फजूलियात है कि आप दलिये पे चले जाइए, आप जो है वो बॉयल अंडे खाते रहिए, आप जो है बॉयल चिकन खाते रहिए। ये एक नॉर्मल आदमी इस तरह से नहीं कर सकता मुस्तकिल तौर पे। आपको अपनी सोसाइटी के साथ चलना होता है। तो उस चीज में बस आपको पोर्शन कंट्रोल, फिर मैं वही वाली बात करती हूँ कि आपको पोर्शन कंट्रोल करना है। मैं आपसे कभी ये नहीं कहूंगी कि आप किसी दावत में जा रहे हैं तो वहां आप लोगों के मुंह देखिए, नहीं, ऐसा नहीं है। आपको वही कुछ खाना पड़ेगा जहां जो कुछ वहां होगा, लेकिन अपना पोर्शन को कंट्रोल कीजिए। अपनी प्लेट को सजाना सीखिए कि आपको उसके अंदर क्या क्या चीजें ऐड करनी है, आपको क्या क्या पिक करना है, सिलेक्शन आनी चाहिए। ये आपको वक्त के साथ साथ आप लर्न करते हैं। डेफिनेटली इसमें अगेन टाइम लगता है और पोर्शन कंट्रोल पे ही जाना है जो है ना राइट अप्रोच होती है, क्योंकि अगर हम एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है, नॉर्मल हमारा रूटीन है, तो हम पॉसिबल नहीं है कि बिल्कुल ही जाके वो एग डाइट या कैबेज डाइट एक्सेट्रा एक्सेट्रा उसको फॉलो करें। तो कुछ क्वेश्चंस और हैं, वो मैं चाह रहा हूँ कि वो फिर आपको ना लोग पर्सनली कांटेक्ट कर लेंगे, या नीचे उसके क्वेश्चन अगर आप चाहें तो वहां भी नीचे भी आंसर्स कर सकती हैं, ताकि वो लोग उसमें ना मेरे ख्याल से, और ठीक है कुछ क्वेश्चन है माइनर, वो मेरे ख्याल से इतने ज्यादा रह नहीं गए। और थैंक यू मैम आपका अगेन कि आपने हमें टाइम दिया, और सेशन बड़ा अच्छा रहा, मुझे पर्सनली बड़ा मजा आया। और लोगों का भी थैंक्स, जितने लोग जो वॉचर्स थे, हमारे फॉलोअर्स थे जो देख रहे थे, तो उन्होंने क्वेश्चन अच्छे किए, तो हमारा जो है ना सेशन बड़ा अच्छा चला। और अगेन मैम आपसे कि आप अपना वो लिंक जरूर डाल दीजिए उसके नीचे, ताकि लोग आपसे कांटेक्ट कर लें, और डेफिनेटली हम आपको अगेन विल बी टेकिंग यू ऑन बोर्ड सम टाइम के दोबारा कोई सेशन जरूर करें आपके साथ। ओके, थैंक यू मुदस्सिर, थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। चलिए, अल्लाह हाफिज़ एवरीवन।
हाफिज।